इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है सर। क्या करना है, मुझे देखना बिहारी, सॉल्व करके ना टिक मारोगे, जल्दी करो। नहीं हमको लगा, तुमको क्या लगा? आप करेंगे। हम कर चुके, नहीं करोगे तो हम तो करेंगे ही। हमको लगा आप करके देंगे। जी सर। चलिए बताइए, आंसर दीजिए स्टूडेंट। ओके, मदिया आंसर दीजिए, मदिया। आपको डायरेक्ट बैलेंसिंग करने आ रहा है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें नहीं हो रहा है तो आपके पास 2x है, -14 + 2 0 x टू 6। यहाँ सल्फर का 6 है, यहाँ सल्फर का 4 है, यहाँ सल्फर का +6, क्रोमियम का +3, सल्फर का +6। तो अब हम लोग बैलेंस करेंगे। तो देखिए क्रोमियम का 6 से 3 हो रहा है, तो यहाँ जो इसका n फैक्टर होगा 6 से 3, तो n फैक्टर 3 × 2 6। सल्फर डाइऑक्साइड जो है +4 से +6 में चेंज हो रहा है, तो n फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। अब यहाँ पर n फैक्टर 6 है, यहाँ n फैक्टर 2 है, तो आप कॉमन ले लीजिए n फैक्टर 3, या जब कॉमन निकल रहा हो तो कॉमन ले लीजिए। इसकी टोपी उसके सर, इसको 1 से और इसको 3 से। अब इसको देखकर हम इधर बैलेंस करेंगे, 2 पोटेशियम,
क्रोमियम 2 बैलेंस्ड है। सल्फर कितना है, सल्फर को आपको बैलेंस करना है, समझा कि नहीं। तो सल्फर भी आपके पास यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 और 4 है, और H2O तो H2O भी ठीक ही है, सब कुछ बैलेंस है। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए कि 3 2 जा 6 4 10 हो जाएगा। बराबर है सर। है ऑक्सीजन बराबर है 17 है, ऑक्सीजन ही बराबर है। 4 3 2 का 12 12 4 16 17, दिस इज बैलेंस्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो पूछा जा रहा है इसमें x is equal to 1, ये x is होगा equal सर। to 1 and y is equal to 3 और z is equal to 1। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ए। बताइए सबको समझ में आया या सर नहीं एक बार आया? आप थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए, नहीं समझ में आया। नहीं सर, एक बार और समझा दीजिए। बैलेंसिंग के लिए बताया गया था पिछले क्लास में कि हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो यहाँ +6 है, सबका लिख लेंगे। सल्फर का 6 है, सल्फर का 4 है, यहाँ सल्फर का +6 है, यहाँ क्रोमियम का +3 है, ठीक है। और यहाँ पर भी सल्फर का 6 है। हमने बैलेंसिंग के लिए शॉर्टकट बताया था एन फैक्टर निकालने। इस तरह की इक्वेशन में अगर आपको डायरेक्ट बैलेंस कर रहा है तो आप डायरेक्ट कर लें, टाइम लग रहा है तो एन फैक्टर कर लें, वो आपके ऊपर है। 6 से 3 बैलेंसिंग पिछले क्लास में बताया था या नहीं बताया था? तो एक क्वेश्चन किए थे उसका तो हाँ चलिए यहाँ देखें। हाँ तो 6 से 3 3 है तो 3 × 2 6। एन फैक्टर निकालने आता है ना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। +4 से +6 एन फैक्टर कितना हो गया 2। सबको यहाँ तक समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। अब देखो एन फैक्टर में कॉमन है, अगर कॉमन नहीं रहता तो हम इसी से मल्टीप्लाइड करते। 6 और 2 में कॉमन, चूंकि बाद में फिर उसको कैंसिल करना ही पड़ता, तो जहां पर 2 एन फैक्टर हो और दोनों में कॉमन हो तो कॉमन ले लो। एन फैक्टर 3 या एन फैक्टर 1, क्लियर है। 2 और 6 का कॉमन 3 होगा ना, 2 कॉमन है ना इसमें, तो आप इस तरह पहले अगर हाँ अगर कॉमन नहीं रहता तो आप मल्टी उसको कुछ भी नहीं करेंगे। इसकी टोपी उसके शर्त, मतलब सल्फर के एन फैक्टर को K2 से R27 से, इसके एन फैक्टर को इससे, बस हो गया। अब इसको देके इधर बैलेंस करेंगे तो पहले हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा पहले बैलेंस करेंगे। तो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, सल्फर 3 सल्फर 3। ये था हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा आइटम। उसके अलावा फिर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो देखिए हाइड्रोजन तो सब कुछ बैलेंस ही है। अरे बोलिए ना, दैट द रीजन एक्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। सर यहाँ पे एन फैक्टर जो है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स है। हाँ तो बताया तो था, वही है। ठीक है, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। ये जो क्वेश्चन है इसको करने के 2 तरीके। आप हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब डायरेक्ट करने आता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं आए तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं, वो आपकी सहूलियत पर है, जैसे करना चाहें कर सकते हैं।
ओके सर। चलिए पहले तो आप बैलेंस कर लीजिए। एक एक चीज को देखिए, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन ठीक है हो सर। रहा है। सी है सर। ओके -1 है, यहाँ 0 है, n फैक्टर 1 है, x -6 -1 है, x सेकंड टू 5 है, 5 से -1, n फैक्टर आपके पास हो गया 6। अब इसकी टोपी उसके सर करें, यहाँ 6 से इसको 1 से करें, 6 आयोडीन है तो 3 इधर करें, सल्फर का तो 6 है ही है। अब आपको हाँ क्लोरीन वगैरह बैलेंस्ड है आपके पास। समझ में बात आ रही है कि नहीं? अब देखिए हमें वाटर को ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका है कि वाटर वगैरह ऐड करेंगे। तो आपके पास सल्फर इसमें कितने आ गए हैं? तो 4 तो है ही है, 3 वाटर आप ऐड कर दीजिए। जैसे 3 वाटर आप ऐड कीजिएगा तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे।
बताइए सबको समझ में आया या नहीं? बचे खुचे को देख लेंगे बैलेंस है कि नहीं। बताइए एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया हाँ या नहीं? जल्दी बताएं। यस सर। वाटर को ऐड करके आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया, क्योंकि H2SO4 इधर है, प्रोडक्ट में भी SO4 है, तो SO4 वाला ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। ClO3 में जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीका होता है वाटर अपोजिट साइड में ऐड करें। जैसे वाटर ऐड किया तो अब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं था, तो आप हाइड्रोजन बैलेंस कर दें। बताइए सबको समझ में आ गया? 6 6 12 हाइड्रोजन, इधर भी 6 6 12 हाइड्रोजन। अब Yes, दूसरी बात, सारे स्टेटमेंट ये देखें कि आयोडीन -1 से 0, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जब घटता है तो रिडक्शन होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। तो माइनस ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लोरीन 6 से -1 है तो घट रहा है, तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है। समझा? सल्फर का कुछ हो ही नहीं रहा है, सल्फर का +6 से +6। बताइए सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया? हबीबुर रहमान, हमादुर रहमान, अमन अनीस, सबको समझ में आ गया? मदीहा Yes, सबको sir. है समझ? अब ये देखिए, अब तक जो था बैलेंसिंग था वो जनरल रिडॉक्स था, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जब डिस्प्रोपोर्शनेशन आ जाए, अब डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है मैं पहले उसको समझा देता हूँ। लिखना शुरू कीजिए। द स्पेशल टाइप ऑफ redox reaction in which oxidation and reduction of similar atom, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन। रिडॉक्स में होता है कि एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, इसको भी रिडॉक्स कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब हुआ एक ही एटम का रिडक्शन हो, उसी का ऑक्सीडेशन हो, तो टेक्स प्लेस, उसी को हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इस पर इस तरह भी क्वेश्चंस आते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे हम समझेंगे किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। और इस साल जी मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चंस आए थे और नीट में तो आते ही हैं। वो ये है, देखिए पहले यहाँ तक लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताइए। पहले एक एग्जांपल। यस सर। H3PO3 है आपके पास, H3PO4 है और +PH3 है। फिर इस पर क्वेश्चंस कराएंगे आपको कि यहाँ +3 है और यहाँ +5 है और -3 है। देखिए फास्फोरस का +3 से +5 ऑक्सीडेशन हो रहा है, यही फास्फोरस का 3 रिडक्शन। तो रिडॉक्स तो है लेकिन फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन, फास्फोरस का ही रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए, हम कोई भी रिएक्शन में जैसे कोई क्वेश्चन दे कि बताइए किसका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ये लिख लिया सारे लोग?
यस सर। गुड। अब आइए, उससे पहले कि मैं आपको बताऊं और से सुनिएगा। डिस्प्रोपोर्शनेशन के बहाने आपको ये भी आपको आना चाहिए कि देखिए अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैं आपको रेंज बता चुका हूं, याद रखें, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट होगा जल्दी बताएं? ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है सबको मालूम है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम अगर मिनिमम हो तो याद रखिए ऑक्सीडेशन भी वो ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और से सुनिए, इंटरमीडिएट का मतलब जैसे सल्फर का -2 से +6 होता है, -2 और 6 के बीच का कोई अगर होगा, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा एंड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और यही पहचान है कि इंटरमीडिएट जहां पर भी होगा वही इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्यों? यहाँ दोनों एक साथ हो रहा है, इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बोलिए सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए आप लोग। अरे चुप्पे लोग, बताओ ना, नहीं आ रहा है तो बताओ ना। सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट कर दें? ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानते हैं क्या होता है? यस सर। क्या रिपीट कर दें भाई, ये कहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये पहले बताएं आप। कोई व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सर जो ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करते हैं। और कोई डिफिनेशन? ऑक्सीडाइज करते हैं तो the substance which can oxidize others, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे एंड reduced itself। और दूसरी डिफिनेशन रिड्यूस itself मतलब द सब्सटेंस, जो सबसे ज्यादा इसी से आएगा डिफिनेशन, विच हैज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जो कि देखिए रिड्यूस्ड हो रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन। गेन इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं और सब्सटेंस को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो याद रखने का तरीका, जिसका भी मैक्सिमम होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। खुद सोचिए, जिसका मैक्सिमम होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर ही नहीं सकता, वो गेन ही करेगा। समझ में बात आ रही है? अरे जिसने पूछा था वो क्यों नहीं बोलते हो भाई? यस सर। टीचर जब पूछ रहा है समझ Yes, में आ रहा sir. है, जिन्होंने डाउट पूछा वो बताएं, वरना मैं रिमूव कर दूंगा सीधे सीधी। टीचर पूछ रहा है उसी वक्त आंसर दें। ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम तो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वही बताया दिया गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब खुद सोचिए, सल्फर का +6 है,
ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर ही नहीं सकता, लॉस करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसलिए बेचारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस वही, सर। हाँ Yes, वही sir. हाल। हाँ वेरी गुड। टीचर जब पूछा करे रिस्पॉन्स दें। 12 पास आउट है, मैच्योर है, जब अनम्यूट करने का फायदा फिर क्या हुआ। तो म्यूट हो जाइए, अपना चैट बॉक्स से आंसर दीजिए अगर बोलने का दिल नहीं है तो। द सब्सटेंस विच कैन रिड्यूस अदर, अगर नहीं आ रहा है डेफिनेशन, विच रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ, समझ रहे हैं ना? फिर जवाब नहीं दिया, अरे समझ रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. बोला करें बिहारी लोग, अनऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड। तब टीचर को पढ़ाने में मजा आता है, टीचर बोल रहा है रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहे। अब देखो, तो वही मैंने लिखवा दिया कि ये सब पहचानने का तरीका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम मिनिमम हो तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, मिनिमम होगा तो खुद सोचो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके मैक्सिमाइज करेगा ना, वो और तो मिनिमम करेगा नहीं, इसीलिए वो लॉस करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की डिफिनेशन हर फॉर्म में याद रखो, ऑक्सीडाइज, इसी पर ध्यान दो, ऑक्सीडाइज इससे मतलब विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन या विच कैन लॉस इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो बस वही है, जो गेन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो लॉस करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब वही है कि आपको रेंज मालूम होनी चाहिए। रेंज के बीच का अगर है मिनिमम और मैक्सिमम, जैसे मैंने अभी मिसाल दी, सल्फर का -2 से +6 होता है, अब -2 से 6 के बीच का कोई भी आ जाए, +4 आ जाए, तो समझ जाओ वो इंटरमीडिएट है, वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी होगा। जैसे कि ऑब्जेक्टिव देके मैं साबित करूंगा, तो बताओ सबको समझ में आया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या पहचान है, रिड्यूसिंग एजेंट की क्या Yes, sir. पहचान है, ऑक्सीडाइजिंग और यस सर। रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की क्या पहचान है। अब कोई कहे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कैसे हम समझेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिफिनेशन तो आपको भी याद होगा कि भाई एक ही एटम का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, समझा। लेकिन आपको कोई ऑब्जेक्टिव में दे विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो तुम चेक कर लो इंटरमीडिएट अगर है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा इंटरमीडिएट है, तो वो आपको लेक्चर बता दिया गया। रेंज सबका मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप 12 पास आउट है। डी ब्लॉक पी ब्लॉक के एक एक एलिमेंट पर पीएचडी होनी चाहिए। ये सल्फर सेलेरियम है, ग्रुप 16 -2 से +6। चलिए लिखिए सारे लोग, ये वाला स्लाइड लिख लिया था, ये वाला स्लाइड। Yes, sir. चलिए वेरी गुड, यहाँ से लिखें। सर जैसे हाँ आपने, हाँ बोलिए। सर जैसे अभी आपने कहा सल्फर का -2 से +6, तो जी सर जी, ये मतलब इसका एवरेज निकालना जरूरी है या -1 भी आएगा तो वो भी आपको डिस्प्रोपोर्शनल एवरेज रिएक्शन क्यों निकालेगा? निकालोगे रे गुंडा, इंटरमीडिएट है, -2 और +6 के बीच का कोई भी नंबर आ जाए, तो -1 भी आ जाएगा तो -1। ये इंटरमीडिएट कहलाएगा, 0 आ जाएगा तो इंटरमीडिएट कहलाएगा, +1 आ जाएगा, या एवरेज का ओके, निकालना। तुम क्या समझ रहे हो मेरे नहीं भाई? नहीं सर, हमको लगा बीच का, सर ने थोड़ा बीच का कंफ्यूजन क्या था नहीं, इसलिए पूछ रहा इंटरमीडिएट का मतलब हुआ, मैं भाई तो समझा दिया, मिनिमम और मैक्सिमम के हूँ। बीच का कोई भी नंबर। अब तुम तो ठीक है सर। बच्चे नहीं हो, -2 से 6 के कौन सा नंबर आता है ये तो मालूम होगा ना। जी सर। काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। काला या लैतहुम यअलमून। तुम बिहार में हो कि दिल्ली आ गए रे? सर बिहार में ही फंसे तो दोबारा से लॉकडाउन लगवा रहे हैं सर अब। क्यों बच्चा पढ़ रहे हंगामा करता रहता है रे, आंगन रूम में बंद करके पढ़ना। सर मगनी है, उसको पढ़ाना पड़ता है ना सब साथ में। लिख लिया। जी सर। इंटरमीडिएट का मतलब हुआ कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का नंबर, आप एवरेज थोड़ी ना लेंगे। -2 से 6 है तो -2 से 6 के बीच का कोई नंबर, कोई भी नंबर आ जाए, +5 भी आ जाए तो इंटरमीडिएट हुआ, 2 भी आ जाए तो इंटरमीडिएट हुआ। लिख लिया सारे लोग ये वाला? हबीब, हमादुर, अमन, यस सर अनीस। लिख लिया। यस सर। थैंक यू।
ये लिखें, इसमें हम लोग नॉर्मेलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी एन फैक्टर निकालने का पूरा मेथड सीखेंगे। एसिड बेस का तो मैं आपको सिखा चुका हूं ना आप लोगों को। यस सर। हाँ यस सर। हाँ, उसके न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर से शुरू करेंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले वाला पार्ट फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया ही जाएगा। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस लेंगे, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्ड। सर एक किताब सर प्रेफर कर देते सर। कौन सी, क्या तो के लिए, क्या चीज के लिए? नीट के लिए सर। नहीं नहीं, क्या चीज के लिए? पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्या नहीं चीज के लिए? प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हाँ, तो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए पहली बात है कि क्लास जिस टीचर पढ़ा रहा है उसके नोट्स के क्वेश्चन को करें, पहला। दूसरा ये है कि आप प्रीवियस ईयर का बुक लें, एम्स, नीट और जी वाला भी, जी मेंस वाला भी। नीट वाला जी मेंस को करें, जी नीट वाला भी, जी मेंस वाला भी नीट के क्वेश्चंस को करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पहले करें, और उसमें सबसे अच्छा है कि एमटीजी का लें, वो चैप्टर वाइज उसमें है। उसके बाद हाँ, ये तो ये भी हो गया, और एक ये भी, और एक आप क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का फिंगरप्रिंट्स आता है। इन सब के अलावा टाइम बचे तो जितनी दूसरी बुक है तब हम बताएंगे, पहले तो इसको तो करें कम से कम। यहाँ बच्चे पर बुक खरीद लेते हैं, बनाते हैं एक भी नहीं। अब मेन यही है कि आप टीचर जो पढ़ा रहा है उसके नोट्स को अच्छे से बनाएं, और प्रीवियस ईयर के उसके बाद प्रॉब्लम को करें, फिंगरप्रिंट्स के प्रॉब्लम को करें। नीट वाले स्टूडेंट जी मेंस के क्वेश्चंस को करें, जी वाले तो जी मेंस को तो करें ही, नीट और एम्स को भी करें। अब एम्स तो कंबाइन हो गया, लेकिन एम्स की बुक आती है अभी भी क्वेश्चंस की। एमटीजी का ले तो एमटीजी में करेक्शन एरर कम है, बाकी में एरर ज्यादा है। लिख लिया सारे लोग? जी सर। हाँ, तो अब हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग does not undergo disproportionation reaction? अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा, उसका मैंने ट्रिक्स दे दिया कि आपको इंटरमीडिएट मतलब सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर चेक करो कि अगर इंटरमीडिएट है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जी मेघना, कैन यू हेयर मी? मेघना, मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी है बी। अच्छा, ओके मेघना, थैंक यू। नहीं, आप अनम्यूट है, अनम्यूट करके, हाँ अच्छा। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये तीसरी क्लास है, वीडियो लेक्चर आप ले लेंगे आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट करके। डी सर। हाँ बताएं, आंसर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? तो x, आप पहले x माइनस 2 x इज इक्वल टू 1, ये इंटरमीडिएट है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 to +7 होता है। फिर यहाँ निकाल लो x -4 -1 x इज इक्वल टू 3, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। x माइनस, ये सब इंटरमीडिएट है 5, ये भी होगा।
और x माइनस 8 माइनस 1 x इज इक्वल टू 7 ये नहीं होगा क्योंकि ये मैक्सिमम है और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। ए का भी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है, बी का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है। तो वही आपको सिखाया गया कि अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहते हैं इसको इंटरमीडिएट हो तो हम उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। आपसे पूछ रहा कौन ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो मैंने अभी आपको थ्योरी पढ़ा दी। ये थ्योरी आपको मैंने लिख दिया कि अगर किसी ऑक्सीडेशन मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, मिनिमम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इंटरमीडिएट होगा तो दोनों होगा। ये आपके पास है। इसमें भी सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए और चेक कीजिए। तक एक ही स्टूडेंट का आंसर आया, बताइए भाई सब। बी। क्यों चुप है? यहाँ फास्फोरस का निकालेंगे x is equal to 3, तो फास्फोरस का 3 क्या है? इंटरमीडिएट है। x प्लस 1 माइनस 4 0। नाइट्रोजन का भी जो 3 है वो क्या है? यहाँ देखिए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है। इस 3PO4 प्लस 3 माइनस 8 0 x is equal to 5 ये मैक्सिमम है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो द सी ऑप्शन। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड -1 ये इंटरमीडिएट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्योंकि ऑक्सीजन का -1 भी होता है, -2 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है। समझा कि नहीं? तो इंटरमीडिएट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों है। तो आंसर इज सी। चूंकि सी में मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम जो होता है वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, सिंपल है, कंसेप्ट है, समझा? वो ट्रिक सब याद रखें जो आपको सिखाया गया। मैक्सिमम होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट, इंटरमीडिएट होगा तो ऑक्सीडाइजिंग, और इंटरमीडिएट का होगा वो आपको पढ़ाया जा चुका है। हर एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर रेंज के फॉर्म में याद रखिए कि फास्फोरस का कहाँ से कहाँ लाई करता है, तो फास्फोरस का -3 से +5 लाई करता है। ये आपको याद रखना है। बताइए, आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। थैंक यू। अब आइए हम बैलेंसिंग ऑफ
डिस्प्रोपोर्शनेशन, किसी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, शॉर्टकट कैसे करेंगे। हाँ, तो सबसे पहली बात, जब भी मैंने अभी बताया कि जब भी कोई रिएक्शन हो, रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह हो, उसको बैलेंस करना हो, तो आपके माइंड में 3 बातें होनी चाहिए। पहली बात कि जनरल रिडॉक्स का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन की पहचान एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन। तीसरा है स्पेशल रिएक्शन, तो स्पेशल रिएक्शन वो हम बताएंगे आपको। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या, इसमें भी सबसे पहली बात आपको एन फैक्टर आना चाहिए, एन फैक्टर निकालने। एन फैक्टर का फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। शॉर्टकट से अगर बैलेंस करना है तो आपको एन फैक्टर आना चाहिए, एन फैक्टर। अब जैसे मिसाल मैं लेता हूं, आपको कोई क्वेश्चंस दे दे, एग्जांपल कि बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे आपको दे दे Cl2 है प्लस NaOH है, आपको दे दे भाई NaCl है, NaClO3 है और वाटर है। यहाँ X लगा दे, यहाँ आपको Y लगा दे, यहाँ Z, और क्या है XYZ बताइए। तो मैं आपको 2 बातें बताता हूँ, 2 तरीका है। एक तो है कि आप डायरेक्ट बैलेंस करने आता हो तो कर लें, और टाइम अगर लगे तो आप क्या कीजिए, रफ में आप एक एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। सारे लोग ध्यान दें, NaCl है, NaClO3 है, वाटर वगैरह को छोड़िए आप। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का x मान लीजिए -6 + 1 0 x 2 5। तो देखिए क्लोरीन का 0 से -1, रिडक्शन 0 से 5। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना तेज रहना चाहिए क्वेश्चन बनाते वक्त कि आपको समझ में आ जाए कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। बताओ है या नहीं, जल्दी बताओ, डिस्प्रोपोर्शनेशन है? यस एक सर। एटम का क्लोरीन ही का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ही का रिडक्शन। तो तुम इसको बैलेंस जब करोगे ना, तो रिवर्स डायरेक्शन से बैलेंस करो। रिवर्स का मतलब तुम इधर से करो। अब इसका एन फैक्टर निकालो, क्लोरीन का -1, तो -1 से 0, एन फैक्टर 1। इसका एन फैक्टर 5 से 0, 5। अब मैंने क्या ट्रिक्स दिया है, इसकी टोपी उसके सर, इसके एन फैक्टर को इससे, इसके एन फैक्टर को इससे मल्टीप्लाइड करो 5, और इधर 1। अब तो वही है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन को हमेशा प्रोडक्ट साइड से बैलेंस करेंगे अगर आप शॉर्टकट वाले से चाहते हैं तो। समझा? एन फैक्टर आपको आना चाहिए, एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो है, तो सोडियम 6 है, 6 कर दिया, क्लोरीन 6 है, 6 कर दिया। अब ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अदर एटम को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन 6 है, तो 6 वाटर का मतलब हुआ 3 वाटर ऐड कर दीजिए। देखिए दिस इज बैलेंस। सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए आप। यस सर। यस सर। हाँ, तो y आपको आ गया 1, z आपको आ गया आपके पास 3, समझा, और आपके पास x आ गया 3। तो ये है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन को जो बैलेंस करेंगे वो हम बैलेंस करेंगे रिवर्स डायरेक्शन से। एन फैक्टर आपको आना चाहिए, एन फैक्टर। इसलिए कल जो क्लास होगी वो नॉर्मेलिटी पर होगी, तो नॉर्मेलिटी में एन फैक्टर आना चाहिए रिडॉक्स में। तो रिडॉक्स का फॉर्मूला ही यही है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। और ये बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है बैलेंसिंग का, यही शॉर्टकट तरीका है। इस पर कमांड कर लेंगे, आपको सारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए जल्दी से लिखिए सारे। हाँ,
ये स्लाइड लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। लिख लिया? यस सर। यस सर, लिख लिया। अच्छा आप सुनिए, जैसे अगर आपको क्वेश्चन है P4 है, YOH माइनस है, प्लस वाटर है, आपको PH3 है, ZH2PO2 माइनस है, और आपसे कह रहा है XYZ निकालने के लिए। आप क्या करेंगे रफ में? अब यहाँ देखिए बेसिक मीडियम है OH माइनस, अब वाटर वगैरह सबको छोड़िए, PH3 है, H2PO2 माइनस है। पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब देखो यहाँ आयंस का, आयंस वाले में तो तुम हिट एंड ट्रायल मेथड कर ही नहीं सकते, आपको NY शॉर्टकट आना चाहिए। यहाँ फास्फोरस का जो है x+3 0 x -2 -3 x+2 -4 -1 x 1। देखो अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कंपटीशन के वक्त, क्वेश्चन बनाते वक्त इतना रहना चाहिए कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन, फास्फोरस का रिडक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, तो हम समझ जाएंगे कि ये भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन है। तो अब इसका हम n फैक्टर निकालेंगे, तो n फैक्टर देखिए, -3 से 0 3, 1 से 0 1, n फैक्टर 1। फिर मैंने आपको बताया इसकी टोपी उसके सर, तो आप 1 को इससे, 3 को इससे किया। अब इधर देखकर बैलेंस करेंगे हम, हाइड्रोजन वगैरह को चेक नहीं करेंगे। फास्फोरस 4 है, फास्फोरस 4 है, बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ 3 2 6 है, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो आप 6 वाटर ऐड कीजिए अपोजिट साइड में। देखिए, और अब देखिए जैसे ही वाटर ऐड किया तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना सीखिए। 3 2 6, 6 और 3 9, और यहाँ हाइड्रोजन है 12, तो 3H+ की कमी है। गौर से सुनिएगा, जबकि ये बेसिक मीडियम में है, हम बैलेंस हमेशा एसिडिक मीडियम में करेंगे। अगर एसिडिक होता तो यहीं से आंसर आएगा, चूंकि यहाँ OH है तो पहले देख लो हाइड्रोजन पूरा बैलेंस हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ऑक्सीजन, फास्फोरस सब बैलेंस हो गया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ, अब बेसिक मीडियम में भी करने का तरीका क्या है कि तुम पहले एसिडिक में कर लो, जितना H+ आया है उतना OH- दोनों साइड ऐड कर दो। बताओ कोई फर्क पड़ेगा? अरे क्या हुआ, चुप्पे क्यों? नो कोई सर, फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा। हाँ, अब ये 3H+ और 3 OH- जो है, ये 3 वाटर बना रहा है। बस दिस इज द आंसर P4। 6 वाटर है, 3 वाटर को इधर ले आओ, 3H2O 3 OH-, दिस इज द बैलेंस PH3। फिर ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है ना, जब आपको आ जाएगा तो ये सब 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस तरह के क्वेश्चंस करने में। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? x is equal to 1,
y is equal to 3, z is equal to 3. Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्रोपोर्शनेशन को बैलेंस करने का तरीका, रिवर्स डायरेक्शन। बेसिक मीडियम में भी रहे, एसिडिक में रहे तो अच्छी बात H प्लस, बेसिक में भी रहे तो आप He प्लस पहले ऐड करो, H प्लस से बैलेंस करो। फिर देखो अगर बेसिक है तो जितना H प्लस आया है उतना OH माइनस दोनों साइड ऐड कर दो। जैसे यहाँ 3H प्लस आया तो 3OH माइनस दोनों साइड ऐड कर लिया। अब 3H प्लस 3OH 3 वाटर बना दिया। तो बस बताइए, अभी भी नहीं आए तो पूछिए सारे लोग। बोलिए आ गया। आवाज साफ नहीं आ रही, कौन क्या बोल रहा है भाई, मैसेज करें। लिख लिया सारे लोग, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बनाइए, इसको बैलेंस कीजिए। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल कर बताइए। Sir,
थोड़ा सा अटक रहा है सर, वो एक जगह पर इक्वेशन लिखिए ना सर, 3I2। अरे छोड़ो ना, अब नहीं यार, अब कोई बात नहीं है, ट्राई किया ठीक हो है गया, मैं ट्राई करूंगा, मिला लेना। ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, -1 है, x -6 -1 x इज इक्वल टू 5 है। तो आप पहले चेक कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन, आयोडीन का 0 से -1 0 से 5। यहाँ आप n फैक्टर निकालने 1, n फैक्टर यहाँ आपका हो जाएगा 5। इसकी टोपी उसके साथ, इसको 5 से, इसको 1 से। आयोडीन 6 है तो 3I2, 3 ऑक्सीजन है तो अपोजिट साइड में 3 वाटर, जैसे किया तो 6H+ ऐड कर दिया। हमें OH- है तो 6OH- इधर और 6OH- इधर, और आपको मालूम है 6 ये मिलकर आपका हो जाएगा 6 वाटर। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3I2, 6OH-, 5I-, IO3-, 6 वाटर है, 3 वाटर इधर ले जाओ, 3H2। बताओ सबका आंसर ये आना चाहिए। सर नहीं आया, लेकिन सर पता नहीं क्यों। सर ये जो आपने किया, ये वाला बीच वाला स्टेप सर, यहाँ पर H2 ऐड करना और OH माइनस वाला, वो वाला सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। 6H+ ऐड हुआ पहले भाई, हाइड्रोजन को बैलेंस करने का क्या तरीका है, 6H+। जी सर। 3 ऑक्सीजन है तो भाई 3 वाटर ऐड किया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, जैसे 3 वाटर लिया 6H+ हो गया। अगर एसिडिक मीडियम होता तो यही आंसर होता, लेकिन चूंकि बेसिक मीडियम है, जितना H+ है उतना ही OH-। ये छोटी सी लाइन तुम्हें समझ में नहीं आती है भाई, जितना H+ हुआ उतना OH- दोनों तरफ ऐड कर दिया, क्या इसमें है? अभी भी आया या नहीं आया? 6H+ आ हुआ, गया सर, आ गया सर। ये वाटर हो गया, 6 वाटर है, 3 वाटर इधर जला के 3 हो गया। फतेह भाई सबको समझ में आया, हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। x is equal to 3, y is equal to 6, z is equal to 3। तो ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन को बैलेंस करने का मेथड। एसिडिक रहेगा तो H+ ही रहेगा, बेसिक मीडियम भी रहे तो H+ ऐड करो, जितना H+ रहे उतना OH- दोनों साइड ऐड कर दो। बस यही तरीका आपको बताया जा रहा है उस वक्त से। आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? यस सर। अब तीसरी कैटेगरी ऑफ बैलेंसिंग ऑफ स्पेशल रिएक्शन या स्पेशल रिएक्शन। अब देखो स्पेशल रिएक्शंस की क्या पहचान है बैलेंसिंग में। थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन रहेगा तो उसको बैलेंस करने का तरीका क्या है। स्पेशल रिएक्शन की पहचान ये है कि इन दिस रिएक्शन, और से सुने पहले, तो ये सब इतनी दफा पढ़ लें कि ये सब बातें माइंड में सेट रहे, कि जैसे ही आपको क्वेश्चन रहे
तो आपको ये सब रहे कि ये स्पेशल है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है या जनरल रिडॉक्स है। इन दिस रिएक्शन वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम, यानी एक ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा decomposes वन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, रिमेन सेम इन प्रोडक्ट साइड एज वेल एज that oxidation state undergoes oxidation और reduction। मतलब एक लाइन में ये समझो कि एक ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका कुछ पोर्शन रिमेन सेम हो और कुछ पोर्शन चेंज करे। दोबारा सुनो, मान लीजिए अगर कुछ +2 है तो +2 में भी चेंज हो रहा है और कुछ ऑक्सीडेशन चेंज भी हो रहा है। ये हुआ एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ पोर्शन चेंज नहीं होगा, कुछ पोर्शन चेंज होगा। वही लिखा है वन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम रिमेन सेम इन प्रोडक्ट साइड एज वेल एज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहा है। समझ में बात आ रही है कि नहीं? दोबारा सुने कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट दो प्रोडक्ट बना रहा है, एक में चेंज हो रहा है, एक में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये स्पेशल रिएक्शन है। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया स्पेशल रिएक्शन को पहचानने का तरीका? अरे बोलो। हाँ, तो जैसे इसका बहुत सारी रिएक्शंस हैं। जैसे अगर आपके पास, जैसे मिसाल लें K2Cr2O7 है प्लस HCl है, आपको एग्जामिनर दे देगा KCl CrCl3 Cl2 and वाटर। और ये रिएक्शन बहुत ही मशहूर रिएक्शन है। आपको यहाँ पर X दे देगा, यहाँ पर Y दे देगा, यहाँ Z दे देगा, कहेगा कि भाई बताइए। तो दो तरीका है, फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से आ रहा है, आपको एकदम डायरेक्ट आ रहा है, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं है। नहीं आ रहा है तो आप वही क्या करें, जल्दी से सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें और देखें कि जनरल रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, क्या कि क्या है। जैसे यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का -1, क्लोरीन का 0, क्रोमियम का +3। अब देखो सारे लोग, क्लोरीन का -1 है तो -1 चेंज हो भी रहा है और चेंज नहीं भी हो रहा है। देखो -1 से -1 भी है और -1 से 0 भी है। तो बताओ ये स्पेशल रिएक्शन है या नहीं? जल्दी बताओ। अरे बोलो मेरे भाई, सबको समझ में आ रहा है? यस सर है। यस सर। हाँ, तो ये तरीका है। डायरेक्ट बैलेंस करने आ रहा है तो उससे अच्छा कोई आपको नहीं है। मेरे मेथड को मत मानिए आप। आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं आ रहा है तो वही सब तरीका समझाया जा रहा है आपको। क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और जब आपको सीख जाएंगे तो आपको ये सब में टाइम ही नहीं लगेगा। इतनी दफा पढ़ लें कि जब भी हमें बैलेंसिंग की बात होगी तो हमारे माइंड में 3 बातें होनी चाहिए। एक जनरल रिडॉक्स है, या डिस्प्रोपोर्शनेशन है, या
स्पेशल रिएक्शन है। तो यहाँ ध्यान दें, समझा। स्पेशल रिएक्शन का मतलब वही है कि आप इसको रिडॉक्स भी बोल सकते हैं। समझा। तो यहाँ देखें, तो देखिए तो वही है कि क्लोरीन का कुछ पोर्शन चेंज हो रहा है और कुछ पोर्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको कहते हैं स्पेशल। और मैं जो बताना जा रहा हूं, स्पेशल रिएक्शन को भी आप रिवर्स डायरेक्शन से डिस्प्रोपोर्शनेशन ही की तरह बैलेंस करेंगे। अब देखिए कैसे, तो क्रोमियम का +3 है, क्रोमियम का +6 है, तो इसका n फैक्टर आ गया 3 से 6 3। क्लोरीन का देखो सारे लोग 0 से -1, और आपको फार्मूला क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। क्लोरीन 2 है तो 1 × 2 2। बताओ आया या नहीं आया? अरे n फैक्टर तो आ ही गया होगा ना। यस सर। यस अब अब इसकी टोपी उसके सर को, क्लोरीन के n फैक्टर को इससे और इसके n फैक्टर को इससे। अब इधर को देखकर इधर बैलेंस करो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखना है, तो 2 क्रोमियम, पोटेशियम 2 तो 2 पोटेशियम, क्लोरीन 2 हो गया 6 to 8 8 6 14। अब देखो कितना जल्दी बैलेंस हो गया 7:2। दिस इज द आंसर। बोलिए आया या नहीं आया, जल्दी बताइए आप। अरे बोले। यस दिस इज कॉल्ड स्पेशल रिएक्शन। ये सबको पढ़ना है इतनी दफा कि एग्जाम में ये सब एक्सट्राइक करे तो आपको आए। समझा। स्पेशल रिएक्शन की परिभाषा यही है कि एक यस सर। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा और उसी का वही -1 से -1 -1 से 0। क्या ये स्लाइड लिख लिया था आपने? यस सर। यस सर। एक ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ पोर्शन चेंज हो, कुछ पोर्शन चेंज ना हो, तो उसको हम स्पेशल रिएक्शंस कहेंगे। और स्पेशल रिएक्शन को भी बैलेंस्ड रिवर्स डायरेक्शन से करेंगे, जिस तरह डिस्प्रोपोर्शनेशन है। n फैक्टर तो उसी का निकलता है जिसका चेंज हो, तो 2 का चेंज होगा, इसकी टोपी उसके सर कर दें, एक का n फैक्टर दूसरे से, दूसरे का दूसरे से कर दें। इस तरह है। क्लोरीन का n फैक्टर 2 आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। लिख लिया तो बताइए। दूसरा मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट बना के दिखाइए। लिख लिया सर। यस सर। चलो XYZ निकाल के दिखाएं सारे लोग इसमें। पहले क्वेश्चन लिखने के बाद दोबारा उसको लिखें, एक एक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। अगर डायरेक्ट बैलेंस करने आ रहा हो तो डायरेक्ट कर दो, उससे अच्छा मेथड कोई है ही नहीं है। डायरेक्ट अगर हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको कहते हैं वो आता हो वो कर दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही मेथड को माने। हाँ टाइम लग रहा हो तो आप यही तरीका अपनाएं।
जिसमें आपको आसानी हो। ZCl2 है सर। हाँ जेड है, जेड। हाँ नहीं आंसर आया, किसी का नहीं आया? है वजह तुम्हारा आंसर नहीं आया? X1Y5Z1 सर। पहला काम ऑक्सीडेशन, मैग्नीज का +7, क्लोरीन का -1, -1 0। तो फिर चेक कर लेंगे 7 से मैग्नीज का +2, ठीक है चेंज हो रहा है। क्लोरीन का माइनस से -1 है, चेंज नहीं हो रहा है। अब -1 से 0 चेंज हो भी रहा है, हम समझ जाएंगे स्पेशल है। स्पेशल को बैलेंस हम रिवर्स डायरेक्शन से करेंगे। +2 से +7 मैग्नीज का है n फैक्टर 5, क्लोरीन का 0 से -1 n फैक्टर 0 से 1 1, नंबर ऑफ एटम 2, इसकी टोपी उसके सर 2 और इससे 5। अब मैग्नीज 2 है तो मैग्नीज 2 है, जैसे मैग्नीज को 2 किया तो पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2। क्लोरीन हो गया 2 दूना 4 2 6 10 16, 16 HCl +8 H2। देखो कितना जल्दी हो गया, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर आपको ये हो जाएगा तो। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? ये है बैलेंसिंग सब। अरे बाजार तुम आंसर नहीं दे रहे हो क्या, बैठे रहते हो क्या बाजार? मैं पूछ रहा हूँ कुछ तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बन नहीं रहा है क्या? सर आ गया, वही वक्त लग रहा है। वक्त क्या लग रहा है भाई? प्रैक्टिस करें, वक्त क्या लग रहा है इसमें? वक्त क्या लगेगा भाई? घर पे प्रैक्टिस करें, घर पे तो पढ़ते नहीं होगे तुम लोग। वक्त क्या लगेगा? ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में वक्त लगेगा। एन फैक्टर कल से पढ़ रहे हो, एन फैक्टर एन फैक्टर एन फैक्टर पिछले क्लास से। बताइए सबको समझ में आ गया? बताइए हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर।